तो चलेंगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। भाई दुनिया में जब कोई नहीं था ना, सिर्फ पुष्पा था। क्या? पुष्पा भाव। 66 नंबर, अड़े रहो, देखते रहो 66 नंबर कैसे करेंगे। तो यह हमारा बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को λ/1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। क्या गजब का सवाल पूछ दिया है भाई साहब। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या कि पहले तो यहाँ पे देखते पॉइंट यहाँ पे दे दिया है हमारे पास। क्या पॉइंट दे दिया है ए, लिख लो ए, कौन से भैया, ए कोमा बी, और दूसरा पॉइंट दिया है बी, सी कोमा डी दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींच लो, ए बी हो गया हमारा। अब इस ए बी को λ/1 के अनुपात में इंटरनली डिवाइड करने वाला बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। अब हम इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये कोई बिंदु है, मान लो कोई बिंदु मान लो, क्या हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इसको, सी नहीं मानो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सी है भैया, पी, पुष्पा, पी मान लो, ठीक है। तो हमने पी मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, x, y मान लो ना, और हमें इसी y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को बताना है कि ये आएगा कितना। आई होप कि अब बातें तो समझ में आ गई होगी। इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला हमें लगाना है और आंसर पाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो भाई λ/1 के रूप में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन का क्या फार्मूला होता है, पॉइंट x, y, ये होता है क्या, जब m/n के रेशियो में कोई लाइन डिवाइड करती है, कोई पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो क्या होता है हमारा ये पॉइंट P, ये पॉइंट P कितना होगा, तो ये हमारा होगा mx। अब यहाँ पे कोई x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, और ये है हमारा x2 और y2। देखते रहो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, तो हमारे क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इतना तो आता ही है। फिर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही है, बस यही फार्मूला हमें लगाना है। इंटरनल डिवीजन के लिए हम ये यूज करते हैं। हमारा जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है, उस पॉइंट को निकालने के लिए यही फार्मूला हम अपनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर हम एक m के जगह पे क्या है बाबू, m के जगह पे है लेमडा और n के जगह पे है 1 यूज करते हैं। पॉइंट P निकालते हैं, पॉइंट P निकालेंगे x, y, ये निकालेंगे तो mx2, m हमारा लेमडा है, x2 कितना है भाई, तो इसको मान लो ना x1, y1, इसको मान लो ये हमारा x2, y2, ठीक है। तो mx2 मतलब लेमडा इंटू x2 मतलब लेमडा इंटू सी, लेमडा सी प्लस nx1, n मेरा 1 है और x1 मेरा a है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू a ही रहेगा डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब लेमडा प्लस 1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। जबकि my2 लेमडा इंटू d प्लस ny1 मतलब 1 इंटू b, तो लेमडा इंटू d, यहाँ पे हम लिख देंगे लेमडा इंटू d प्लस ny1, तो n मेरा 1 है और y1 मेरा b है, 1 इंटू b ही आने वाला है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो लेमडा प्लस 1। अब हमें क्या कर रहा है, तो ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ही चाहिए था, लेमडा d प्लस b डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। ऑप्शन भाई कहाँ हो, निकल जाओ, लेमडा डी प्लस बी डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम अगर भूल गए होंगे सेक्शन फार्मूला लगाना फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए, तो आप यहाँ पे रिवाइज कर लिए, सीख लिए, कोई दिक्कत परेशानी। चले हम अपने अगले कदम बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक
P और Q दिया है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ये सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वृत्त। ओहो, पेन आ जा भैया, नहीं वो वाला पेन नहीं चाहिए हमको, यही वाला पेन चाहिए, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, तो सिरों का मतलब समझते हो, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, मतलब सर्किल के जो ये है ना यहाँ पे परिमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि, परिधि पे ये पहला पॉइंट मान लो P है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q। इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, तो कोऑर्डिनेट 8, -6 दिया है, 8, -6। Q का कितना दिया है, -8, -8, अब इन दोनों को बाबू जब भी मिलाओगे ना, तो जब भी हम एक छोर से दूसरे छोर के तरफ अगर हम मिलाते हैं सर्किल पे यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और भी सेंटर से गुजारेंगे इसको, है ना, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का। अब ऑलरेडी बोल दिया है क्या, व्यास मतलब डायामीटर है ये, ठीक है, डायामीटर का ये छोर का क्या दे दिया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट दे दिया है। डायामीटर के आखिरी छोरों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया। अब यहाँ ये जब इसको मिलाएंगे तो ये सेंटर से गुजरेगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो बाबू ये भी रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस ही होता है, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब ये जो C जो होगा हमारा सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मिड पॉइंट क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो कैसे लगाते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला, तो सिंपल सी बात है, इस C को तुम C लिख सकते हो, लिख दो, और फिर क्या कर सकते हैं, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। x1 कितना है 8 प्लस x2 कितना है तो -8 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 + y2, y1 मेरा -6 है प्लस y2 मेरा 6 है डिवाइडेड बाई 2। ला भैया कुछ पता चल रहा है क्या होने वाला है, ये +8 -8 कैंसिल, 0 आ गया, -6 + 6 0, मतलब ये जो हमारा सेंटर जो है ना और कहीं कुछ नहीं है, ये सेंटर ही हमारा क्या है, ओरिजिन पे ही है। बिल्कुल वो सेंटर जो है ना हमारे सर्किल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन पे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकाल पा रहे हैं। हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी 00 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख लो भाई, ये देख लिया तो हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन को, एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसके दो शीर्ष 3,4 और 5,-6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, मतलब कोई एक ट्रेंगल है, चलो हमने ट्रेंगल बना दिया, ओके ट्रेंगल बना दिया, ठीक है, ये ट्रेंगल हो गया। इसके बाद बोल क्या रहा है कि इसका केंद्रक दे दिया है, केंद्रक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको डिनोट करते हैं जी से, और जी कितना दिया है बच्चा, तो जी दिया है हमारा 4,0, ओके, और उसके दो शीर्ष भी दिए गए हैं 3,4, तो चलो मान लेते हैं ये 3,4 दिया है पहला वर्टेक्स, और दूसरा वर्टेक्स इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बी कितना दिया है बच्चा 5,-6 दिया है। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, अरे तीसरा मुंडी, तीसरा वर्टेक्स क्या होने वाला है, हम मान लेते हैं x, y होने वाला है, मान लो x, y होने वाला है। और हम जानते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं जब तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा, तो जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, मतलब केंद्रक कैसे निकालेंगे, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, ऐसे निकाल। तो ये हमारे क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है हमारा केंद्रक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, लो भाई सारा चीज दिया ही है, निकालना है, ठीक है। x1 ये हो गया, ये x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, और ये हमारा x3, y3 मान लिया है, ठीक है। अब चलो x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 5 है, x3 कितना है तो भाई x है, ठीक है,
ओके ओके ओके, डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 कितना है 4 है, प्लस y2 कितना है तो माइनस का 6 है, प्लस y3 कितना है तो y है, डिवाइडेड बाई 3 है ना। अब देखो कोई चालाक बच्चा रहेगा तो सीधे बोल देगा कि सर ये सेंट्रॉइड जो दिया है ना केंद्रक, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो वही बच्चा कर सकता है जिसको सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन जिसको याद नहीं होगा उसके लिए, अरे भाई इसीलिए सबको लेके चलना है ना भाई, सबको, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ने में मतलब थोड़ा सा वीक भी हो, एवरेज भी हो, एबव एवरेज भी हो, सबको लेके चलना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनाते रहिए, ठीक है। आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रॉइड का ये निकल गया है, हमारा केंद्रक निकल गया, आगे बढ़ते हैं। 5 3 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉमा कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, तो ये मेरा हो गया -2 प्लस वाई, हम y -2 भी लिख सकते हैं, यहाँ -2 प्लस वाई, y -2 डिवाइडेड बाई 3। अब सुनो सेंट्रॉइड ऑलरेडी दिया है, सेंट्रॉइड कितना दिया है जी, तो सेंट्रॉइड दिया है हमारा यस 4,0, और ये कितना दिया है तो 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 y -2 डिवाइडेड बाई 3। ये बाबू तुम इससे क्या कर लो, इससे कर सकते हो कंपैरिजन, और इसको इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, तो देखो तो क्या आने वाला है तुम्हारे, सिर्फ 0 से तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट आएगा ना, और x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो सिर्फ 0 से ये नहीं आने वाला है, हमारे पास दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4 करना पड़ेगा। यहाँ तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो तो ये 12/4 12, 12 में से 8 गया, सीधे करो यहाँ पे आ गया x बराबर 4, x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया 4, और y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को कंपैरिजन करेंगे, y कोऑर्डिनेट को कंपैरिजन करेंगे, y -2 बाई 3 इज इक्वल टू 0, आगे बढ़ो y -2 बराबर 0, निकालो y का वैल्यू, y बराबर 2 आ गया। हमारे पास जो आया ना तीसरा वर्टेक्स a, उसका x, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 4,2, ऑप्शन में ढूंढ लूं, ऑप्शन मेरा बी होगा, ऑप्शन मेरा बी होगा, बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई, कुछ नहीं है। देखो सेंट्रॉइड अगर दिया है तो सेंट्रॉइड का सीधे फार्मूला लगाओ और उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, बस इतना ही था, ओके। तो अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 69 पे चलते हैं। बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट किस पाद में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो मैंने पहले भी बताया था भाई मेरे, यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, जबकि इसमें जो होगा ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है निगेटिव होता है। भाई यार देखो यहाँ ऑरिजिन है और ऑरिजिन का मतलब होगा 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से आगे बढ़ते हैं तो इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इधर x निगेटिव लेकिन y, इस एरिया में x निगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा, तो ये y पॉजिटिव। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं क्या है, दोनों निगेटिव होगा और इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव और y निगेटिव होगा। तो इस तरीके से ये मेरा क्या है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय ऑप्शन नंबर बी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। इसमें क्या चल रहा है ना बाबू कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है हम उसको डिटेल में भी समझा रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा थोड़ा बढ़िया से रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना एक्स एक्सिस पे। तो बच्चा बाबू देखो यहाँ पे, अब एक बात बोल रहे हैं, अगर तुम दक्षिण की तरफ चल रहे हो, दक्षिण की तरफ अगर तुम चल रहे हो तो क्या तुम उसी समय उत्तर की तरफ भी चल रहे हो क्या, नहीं ना। उसी तरीके से ये बोल रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर कोई बच्चा चल रहा है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई बच्चा चल रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, मतलब वो तो वाई कोऑर्डिनेट की तरफ चल ही नहीं रहा है, y0 होगा, क्या होगा,
y 0 होगा। तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, ऑप्शन अहमदाबाद हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ो एक बार। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तथा एंगल A बराबर 42 डिग्री और एंगल Q बराबर 84 डिग्री, तो एंगल C बराबर क्या होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूज हम कैसे होते हैं, ठीक है। बचपन में पता है जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय ये हमको समझ में नहीं आते थे कि कंपेयर कैसे करें एंगल वाइज। देखो पता चलेगा कैसे हम क्या बोलना चाहते हैं। एक ट्रेंगल है ABC, अच्छा बच्चा, ठीक है, ABC, और दूसरा ट्रेंगल हमारा क्या है PQR, ये P ले लिए, ये Q ले लिए, ये R ले लिए, और दोनों के दोनों समरूप है। अब बोल रहा है एंगल A बराबर 42 डिग्री है, लिख लो एंगल A बराबर 42 डिग्री, ठीक है, मान लिए 42 डिग्री है, ठीक है। तो और एंगल Q बराबर 84 डिग्री है, तो एंगल Q बराबर क्या है 84 डिग्री है। बाबू बोल रहा है क्या कि ट्रेंगलवा जो है ना ABC ये सिमिलर है किसके, समरूप है किसके, तो PQR के, ठीक है। तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, एंगल A को एंगल P से कंपैरिजन करेंगे, एंगल B को एंगल Q से, और एंगल C को एंगल R से कंपेयर करेंगे। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या होगा ना, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल A हमारा 42 डिग्री है, तो यहाँ एंगल P कितना होगा 42 ही होगा। एंगल अगर Q 84 डिग्री है तो एंगल B, एंगल देखो एंगल Q कितना है 84 है, तो एंगल B कितना होगा 84 ही होगा, ठीक है। अब तीसरा बोल लो, तीसरा C पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देख लो, यहाँ R भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो अब 84 और 42 कितना होता है, 42 दूना 84 है ना, तो जोड़ ही लेते हैं, 4 2 6, 8 4 12, 126। अब 126 हो गया, 4 जोड़ दो 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा भाई 54 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। कहाँ भाई 54, बाहर निकलो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 54 डिग्री। तो कंपैरिजन हम लोग को उस समय नहीं करने आता था कि यार ABC किस तरीके से, हम लोग ऐसे ही लिख देते थे। ऐसे क्या हो गया कि हाँ ट्रेंगल ABC समरूप है ना किसके, तो PQR के, तो हम लोग ऐसे भी समझते थे कि चलो ABC अगर समरूप है तो ये किसके है, ट्रेंगल QRP के भी है ऐसे। अरे जब ये दिया है ना तो हम इसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये QRP नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ A कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा P से, एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा Q से, और एंगल C कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा R से। संगत कोण जो होते हैं ना, संगत कोण बराबर होते हैं, भुजा एक होता है, ये होता है कोण समरूपता, ठीक है। तो हम देख लिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बोलिए, इजाजत दीजिए हम आगे बढ़ें, बोलिए बढ़ जाएं, ठीक है बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे देखिए, आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 72 को। यदि ट्रेंगल PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² है तो एंगल Q कितना होगा। अच्छा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फार्मूला है ना। तो एक हम बना लेते हैं, ट्रेंगल बना लेते हैं, ट्रेंगल बना भाई, चलो फटाफट हम बना लिए। अब इसमें क्या दिया है कि PR², तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर ही जो होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर ही जो होता है ना हमारा, ये क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर आधार का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना P² प्लस B², ऐसे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा PR जो क्या होगा, PR मेरा क्या हो जाएगा, PR हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस होगा, PR हमारा कर्ण होगा, बाद बाकी यहाँ Q लगाना ही पड़ेगा, तो एंगल Q मेरा 90 डिग्री आना ही पड़ेगा। ऑप्शन मेरा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको, पाइथागोरस फार्मूला आना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ खास सवाल उतना
नहीं टफ पूछता है, टफ तो होता ही नहीं भाई इसमें। तो भाई आप अगर ध्यान से इसको 10 मॉडल सेट बना लेते हैं ना, 10 मॉडल सेट बना लेते हैं ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप अब आगे देखिए। और इसी के साथ साथ क्या हो जा रहा है ना मेरे साथ, हम क्या कर रहे हैं ना आपको कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के साथ थ्योरी भी बता रहे हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चीज़ें जो होगी आपको अगर समझ में नहीं आ रही, कहीं कंसेप्ट में दिक्कत होगा, कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। क्या, आइए अब हम देखते हैं क्या 73 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे AD परपेंडिकुलर BC, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। If triangle ABC is an equilateral triangle such that AD perpendicular to BC, then AD square is equal to कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे एक हमारा हो गया क्या, एक ये हमारा क्या हो गया भैया, तो ट्रायंगल हमारा हो गया क्या ABC, और ये है क्या, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर BC बराबर AC हो जाएगा। इतना जो तो आ रहा है वो तो लिख लो। अब जैसे AD परपेंडिकुलर है BC पे, त्रिभुज है ना, सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, तो AD लंबवत है किस पे, तो BC पे। ठीक है, तो AD स्क्वायर कितना होगा, AD यहाँ पे लंबवत है। ठीक है, तो AD स्क्वायर बराबर कितना होगा। बाबू सुनो, हम सीधे बता रहे हैं, अगर तुमको याद होगा है ना, एल्टीट्यूड शीर्षलंब किसका याद कर लो। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के, अच्छा इसी को बना दे रहे समबाहु, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब कितना होता है, तो ये होता है √3/2 गुना भुजा। भुजा मतलब चन्ना मकई का नहीं समझ लेना भाई, भुजा मतलब साइड होता है आर्म। हे दुर्योधन, अगर तुम्हारे बाहुबल में बहुत ज्यादा ताकत है तो इस रणभूमि में हमसे युद्ध करो, युद्ध। इस वाले भुजा की बात नहीं की जा रही, साइड वाले, साइड साइड। ठीक है, आयो मजाक कर रहे हैं भाई, चलो आ जाओ। यहां पर देखो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब बराबर √3/2 इंटू भुजा। ओके, तो अब हमें तो क्या करना है, तो ये शीर्षलंब ही तो है AD, तो AD चाहिए, तो AD बराबर कितना हो जाएगा √3/2 और इंटू साइड कितना है, तो देखो साइड यहाँ पे DC-BC के बारे में दे दिया है, DC-BC भी दिया है, याद रखना। अब देखो ये AD जो होता है ना, अपने आप में माध्यिका भी होता है। ये शीर्षलंब जो है ना, ये माध्यिका भी होता है। कब माध्यिका बन जाता है, समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका बन जाता है। ठीक है, ये माध्यिका भी है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग केस है ना। यहाँ पर देखना, जितना भी शीर्षलंब होगा ना समबाहु त्रिभुज में, वो सब माध्यिका भी हो जाएगा। ठीक है, सब क्या हो जाएगा, माध्यिका भी हो जाएगा, कौन समद्विभाजक भी हो जाता है। तो ये माध्यिका हो गया, तो माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को आधा आधा बांटता है। लीजिए बांट लीजिए आधा आधा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान देना, ये BC हमारा, AB हमारा, AC सब तो बराबर है, तो सब तो बराबर, तो BC के जगह हम बाबू मेरे BC के जगह हम 2DC लिख सकते हैं क्या। देखो ना यहाँ पे क्या हम BC बराबर 2 टाइम्स ऑफ DC नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा आधा है। हाँ सर लिख सकते हैं, तो बस कल्याणमस्तु सलाम नमस्तु हो ही गया। √3/2 भुजा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख दिए, √3/2 इंटू BC। अच्छा ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या कर ले, तो √3/2 और BC के जगह 2 टाइम्स ऑफ DC तो लिख ही सकते हैं। और ये देखो कैंसिल हो गया। ये सिर्फ हमारा AD आया है, क्या आया है, AD आया है। अब आओ यहां देखो, AD बराबर कितना आ गया, तो AD बराबर हमारा आ गया √3 टाइम्स DC। अब दोनों साइड स्क्वायर करो, OSBS ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, AD का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 DC का द होल स्क्वायर। अब AD स्क्वायर ही तो चाहिए था, तो 3 इंटू DC का द होल स्क्वायर। ये कहाँ है भाई, 3 इंटू
सी डी स्क्वायर, ये है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम डिटेलिंग करके चल रहे हैं, ये आप फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आता है ना। और भी छोटे छोटे जो सवाल आते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। ठीक है, 74 को देख लेते हैं। आजा भाई, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर है बीसी के, यदि एडी बटा डीबी बराबर है 4/5 और एसी बराबर है 18 सेंटीमीटर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा। देखो बच्चा, देखो ये हमारा हो गया ट्रेंगल जिसका नाम है आलू भात चोखा एबीसी। ठीक है, और डी जो है यहाँ पे ये एबी पे है और ई जो है हमारा एसी पे है, और ये पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। अब बोल क्या दिया है, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स प्रमेय के ही नाम से जाना जाता है, बीपीटी बोल लो चाहे थेल्स थ्योरम, कि भाई जब भी कोई त्रिभुज में ये लाइनें जब पैरेलल होती है इस बीसी के, तो क्या हो जाता है, ये 21 भागों में बढ़ जाता है, ये दोनों भुजाएं एडी बटा डीबी बराबर हो जाता है ए बटा ईसी के। ठीक है, तो एडी बटा डीबी तो दिया है, कितना दिया है, तो 4/5 दिया है। ए दिया है, नहीं दिया है। एसी दिया है, एसी हाँ सर दिया है, कितना है, 18 है। तो ये टोटल एसी ही हमारा कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। तो एक काम करते हैं, ये टोटल कितना यूनिट है, 4 और 5 यूनिट है। तो जानते हैं ना भाई, एडी बटा डीबी के रेशियो जो जोड़ेंगे ना, ए प्लस ईसी के रेशियो के बराबर आ जाएगा। मतलब 4 और 5 को जोड़ो 9 जितना आ रही है 9 यूनिट ए बी आ रहा है ना, उतना ही यूनिट ए सी आएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो यहाँ पे सम करिए, तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा, देख लो यहाँ पे 9 यूनिट बराबर होगा 18, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना यूनिट बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी रेशियो में तो ये भी आएगा ना, ए ही चाहिए ना, तो एडी बटा डीबी जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ए बाई ईसी भी आएगा, ए बाई ईसी भी आएगा। ये 4 बटा किस रेशियो में आएगा भाई, 5 ही रेशियो में आएगा। तो हो गया हमारा ना 9 यूनिट बराबर 18 हो गया, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ए ही चाहिए, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 4 बटा 9, 9 दूना 18, 4 दूना के 8, तो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर। मेरा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। एडी बटा डीबी जितना है उतना ही हमारा ए बटा ईसी भी आएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो हमारा हो गया। अब 4 यूनिट और 5 यूनिट मिलाकर टोटल 18 यूनिट है, तो 4 ही यूनिट बराबर कितना होगा, यही सवाल पूछा गया है। तो 4 यूनिट बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। तो क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ जाए, टक, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 75, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जानते हैं, तो जी सर जानते हैं, जिसमें 2 भुजा बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम 2 भुजा क्या हो बच्चा, कम से कम 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। मतलब ई भुजा मान लीजिए इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो इसको मान लिया हम क्या, ए बी सी। अब बोल कह रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये तो सर सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको समकोण त्रिभुज भी चाहिए। ठीक है, अब बनाते हैं। तो ये साइड और ये साइड अगर बराबर हो जा रहा है और इसके बीच का ये एंगल 90 डिग्री है, अब हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि न्यून कोण की माप, तो ये 90 डिग्री है। तो जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जहां पे दोनों भुजाएं बराबर है उसके सामने वाला कोण का माप भी बराबर होगा। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। सुन लो, अब ये हमारा क्या है 90 डिग्री और ये प्लस x 180 डिग्री होगा ना, तो x प्लस x 2x मान लिए, ये 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू मेरा होगा 90 डिग्री, x बराबर हो जाता है 45 डिग्री। तो अक्सर ये तो पॉइंट हमें याद ही रहना चाहिए कि जब राइट एंगल ट्रेंगल जो आ जाता है, राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसमें क्या होता है कि अगर 90 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन मेरा सी
चेन्नई सुपर किंग्स, MSD। सी मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट नहीं बोलेंगे, सी मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? वाह, बहुत बढ़िया। एक आपको हम बात बता दे रहे हैं बच्चा, ठीक है, जब भी दो त्रिभुज हमारा आजा 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 तू है प्यार मेरा, ये हम देख लेते क्या, A B C, और ये हमने देखा क्या, D E F, और ये दोनों है समरूप, तो क्या क्या कहानी हो सकती है? तो बच्चा देख रहा है यहाँ पे हम साइड में ए बी, यहाँ पे एक काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, साथियों यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हैं हम। क्या एरिया निकालना चाहते हैं? किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुज का रेशियो पता है क्या होता है? साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होता है ना, AB बटा DE का द होल स्क्वायर के बराबर होता है। BC बटा EF, इस बात को अगर ध्यान में रखते हो तो तुम बहुत बड़ा पॉइंट सीखने जा रहे हो। BC बाई EF, इस बात को पक्का ध्यान में रखना। BC बाई EF, AC बाई DF, अभी देखते रहो, बराबर होगा AC बाई DF का द होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? एल्टीट्यूड जो भी है ना बच्चा, एल्टीट्यूड मान लो जो भी है, ये H1 मान लो और इस हाइट को मान लो H2, तो H1 बाई H2 के द होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये पेरीमीटर इसका लेते हो परिमाप, तो P1 बाई P2 के द होल स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और भी चीजें होती है, इतना चीजों को ध्यान में रखना है हमें। अब यहां से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यही मान के हम लोग चल जाते हैं। चलिए मान लीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये क्या होगा, क्या होगा? तो इनका H1 बाई H2 के द होल स्क्वायर के बराबर ही एरिया होगा। H1 कितना है बच्चा? 7, और H2 कितना है? 10। बस हो गया काम हमारा, 49 बटा 100। ये हमारा आ गया रेशियो 49:100, 49:100। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है कर लो भाई, लेकिन याद कर लो, याद। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा तेजी से चलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर, बच्चा एक समांतर टेंजेंट स्पर्श रेखा ये हो गया, और ये दोनों जब हम समानांतर खींच रहे हैं तो ये जो होगा ना, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा सेम होती है, और दूरी यहाँ मतलब होगा कि 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये डायामीटर होता है। डायामीटर मतलब व्यास होता है। क्या होता है? ये व्यास हो जाता है। ठीक है, तो व्यास हो जाता है तो बच्चा क्या होगा, देखो ये सेंटर कहीं ना कहीं होगा, सेंटर से गुजर रहा है तो ये रेडियस और ये रेडियस, सिंपल सी बात है। क्या पूछा रहा है? बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर डायमीटर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ r, मतलब 2 × 4.5 हो गया मेरा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और चलो अब आगे बढ़ते हैं, 78 को देखते हैं
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। टच करो, जबरदस्ती कराएंगे नहीं, होता ही है, 2 ही तो खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। फटाफट चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, 79 पे चलते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, ओ अच्छा, ओ ठीक है, तो ओ यहां पे हो गया। ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए तथा पीबी, कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उस पे पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? पी और पी, मतलब बाहर है, और ये पी मेरा बाहर है, और पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं। इस प्रकार है कि ए पी बी बराबर 50 डिग्री है, ए पी बी ये 50 डिग्री है। बोल रहा है ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी कितना होगा बच्चा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम पता है कितना होता है? हाँ सर 180 डिग्री। नहीं सर, तो देख लो यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा, x बराबर मेरा 130 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ गई? दिल्ली, दिल्ली हमारा ऑप्शन होगा, दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। x बराबर कितना होगा? 130 डिग्री होगा। तो आई होप समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे बताया कि देखो ये 2 टेंजेंट के बीच की जो दूरी होती है ना, और ये वाला एंगल जो होगा ना, इन दोनों का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और यहाँ से जब कोई एक लाइन जाएगी ना और इन दोनों पॉइंट को मिलाएगी, सेंटर को और इस बाहरी पॉइंट को मिलाती है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल भी आधा आधा बढ़ जाता है। और यहाँ पे तो तुम जानते हो कि सेंटर से जब टेंजेंट पे जब हम लाइन खींचते तो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। 80 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में, आकृति कहाँ हो, आ जाओ यहाँ पे। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O सेंटर है इस सर्किल का, तथा एंगल AOB 30 डिग्री है, AOB 30 डिग्री है, तो OBA कितना होगा? बाबू OA और OB बराबर होगा कि नहीं होगा? सर कैसे बराबर होगा? ऐसा रेडियस ना है इसलिए बराबर होगा। बिल्कुल ये दोनों रेडियस है तो बराबर होगा। तो बच्चा ये हमारा समबाहु त्रिभुज हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ? सर अभी तक तो समद्विबाहु त्रिभुज ही पता चलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इस सामने वाला एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर ये 30 डिग्री है तो बचा हुआ ये दोनों एंगल मिला के 150 डिग्री होना चाहिए, तो आधा अगर बांटे तो 75 ये भी होगा और 75 ये भी होगा, दोनों 75 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा 75 होगा। OBA पूछा गया था, OAB भी पूछता तो इतना ही आता। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए गाड़ी को बढ़ाते हैं 81 पे, 81 पे आ गए हम लोग। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर एक, क्या है क्या है, रुक जाओ, चल आगे और थोड़ा सा बढ़िया से बढ़ाते हैं, ठीक है। बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मन में सोच लिया 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच देना है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो चलो जैसे जैसे बोल रहा है हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, ठीक है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो हम मान लेते हैं ऐसे ही, ये 17 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, कोई दिक्कत। 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु कोई मान लो A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? वृत्त पर, अब यहां से हम एक वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। अब यहां से जैसे टेंजेंट पे ये पड़ेगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। बाबू
थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सुंदर लगने के लिए सुंदर तरीका से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ठीक, तो ये हमारा ए हो गया कोई पॉइंट, और यहाँ से क्या हो गया हमारा टेंजेंट हो गया, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ओ हो गया। 17 सेंटीमीटर यहाँ से दूरी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यार थोड़ा भी पाइथागोरीय त्रिक पता होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगा, जैसे 3 4 5 है ना, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर। वैसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद होगा तो जानते हो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये मेरा कर्ण है, ठीक है। और हमारे को क्या चाहिए? तो 80 चाहिए। इस टेंजेंट 80 की लंबाई क्या होगी बाबू? 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। सीधे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चा को अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बस यहाँ दिमाग लगाना कि सर ये तो रेडियस हो गया, तो टेंजेंट पे तो 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा सर, जी जी बिल्कुल बनाएगा। और सर 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और यहाँ इस बाहरी बिंदु से हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये मिला के हमारा जो बन गया ना ये ट्रेंगल OTA, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस सूत्र लगाने आता है आपको, आप कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए 82 नंबर पर चलते हैं। आइए 82, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले हमें बनाना चाहिए, एक घन को बना लेना चाहिए। घन आजा, घन चल जल्दी से बन। घन हमारा बन गई का बबुआ? बनल कि ना बनल हो? बन गई नू। लूडो छक्का आवेला, पनीर खाए होंगे एकदम बिल्कुल। पनीर को काटिए ना तो क्यूब जैसा काटिए। आइस क्यूब भी जानते होंगे, लूडो छक्का जो हम लोग खेलते हैं वो भी जानते हैं, वो हमारा घन की तरह दिखता है। तो अब बाबू पहली सवाल यहाँ पे ये उठ रही है कि कर्ण का विकर्ण का मतलब एक जगह ये वाला पॉइंट को लेते हुए यहाँ वाला पॉइंट से मिलाते हैं। तुम्हारा घर अगर कोई घन जैसा होगा तो एक छोर से लेके दूसरे छोर के बीच में सबसे लंबा रड कैसे हम ठूस सकते हैं उस घर में, वही सबसे लंबा रड हमारा उस घन का विकर्ण कहलाएगा, है ना। क्यूब का डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा घन का विकर्ण का फॉर्मूला? घन का विकर्ण जो होता है हमारा, विकर्ण, विकर्ण विकर्ण नहीं, दिक्कत हो जाएगा, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण बराबर क्या होगा? √3 टाइम्स ऑफ ए होता है। ए क्या हो जाता है यहाँ पे? घन का भुजा होता है, क्यूब का साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ घन का विकर्ण दिया है 5√3, 5√3 बराबर √3 गुना ए। √3 से √3 फुट जल्दी फुट हट गया, कट गया, बच गया मेरा ए बराबर 5। ए बराबर बाबू 5 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, कोई बताएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, मतलब 6 गुना 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितना आया है भाई? 5 का स्क्वायर। 6 इंटू क्या बोल रहे हैं? भुजा आया 500 ग्राम। नहीं जी, रहने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा ये कितना में है? सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 25 छक्का 150, काम खल्लास। कहाँ है जी 150? आ जाइए बी। देखना मैक्सिमम ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। और हमने आपको काम भी दिया था कि भाई देखिए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बार आ रहा है। हो सकता है कि हम गड़बड़ हो, लेकिन आप मैक्सिमम बी सी ही आ रहा है। आप जरूर इसका प्रायिकता निकालिएगा। शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो बढ़ जाएं आगे, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए सर आगे बढ़िए, ओके आगे हम बढ़े और 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो एक हो गया आपका ये बेलन यहाँ पे, ठीक है,
और इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है और इसका त्रिज्या मान लीजिए r है और यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया गया है, शंकु, शंकु मतलब कोण, कोण मतलब शंकु, जिसकी भी ऊंचाई h ही है और रेडियस हमारा, त्रिज्या हमारा r ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों का तो समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो इस सिलेंडर का आयतन क्या होगा बाबू, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना दिया तो आर स्क्वायर रहेगा और एच तो एच ही रहेगा, यहाँ पे ये मान लिए, ठीक है ओके। अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इस कोन का भी रेडियस और हाइट सेम ही है और इस बेलन का भी रेडियस और हाइट दोनों सेम ही है, तो फिर बस निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया, ये क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई कोई बच्चा तो फट से बना भी लिया होगा, ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, ये खलास हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा यहाँ पे, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट कर लेना है। ऑप्शन बी हमारा बम्बई जम गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ते ही रहना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, 8वां क्लास का है लग रहा है का, सुराही का संयोजन है तो 10वें क्लास का ही, लेकिन 8वां में बच्चा पढ़ लेता है कभी कभी। सुराही का संयोजन मतलब, सुराही मतलब क्या हो गया जी, एक कौवा था, घड़ा जानते हैं ना, घड़ा, सुराही ऐसा होता है, सुराही मतलब एकदम लंबा मुंह होगा, ठीक है, और ये हो गया, देख लिए, गोला और बेलन, समझ में आया। सुराही का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सुराही ऐसा ही ना होता है जी, तो सुराही कॉम्बिनेशन किसका होगा, गोला तथा बेलन का। कुछ बोल रहा होगा ना सर ऐसा नहीं होता है, हम लोग की तरफ ऐसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कैसा, ऐसा 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 कुछ इस टाइप का है ना। खैर देखो, हमें तो भाई इसको लेके चलना है, ठीक है, इसको तो बेलन हमारा हो गया और क्या हो गया, सिलेंडर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन और सिलेंडर, बेलन और सिलेंडर दोनों एक ही बात हो गया ना भाई। यहाँ स्फीयर और सिलेंडर, स्फीयर और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है सुराही। चलिए आगे बढ़िए, 85 नंबर पे चलिए, 85 पे, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, आप ही बनाइए, बताइए 45 मिनट के द्वारा। अब हम जानते हैं कि घड़ी जो होता है ऐसा होता है, 4 खंडों में बांट दीजिए, बच्चा हर खंड 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यहाँ से लेके ये 15 मिनट हो जाता है, 0 का मतलब 12 बज गया, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। जब कांटा यहाँ पे आएगी, घड़ी की सुई जब यहाँ पे आएगी, उस समय 90 90 90 270 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीका से हमारा आंसर बन गया। अब आगे चलते हैं 86 पे, 86 पे, 86 पे। अंत तक तो वही लड़ा है जिसमें जान होती है, जिसमें मेहनत करने का जुनून होता है ना, वही इस एग्ज़ाम को भी मतलब क्या करेगा, टॉप नंबर लेके आने का प्रयास भी करता है वही लोग, और उनका आता भी है भाई। 86 नंबर पे चलते हैं, चलो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये जानते हैं कि अर्धवृत्त में टोटल वृत्त का जो होता है ना पेरीमीटर, परिधि, वो हमारा होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का मतलब यहाँ पे हाफ मान लीजिए, तो पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा हो जाएगा मतलब पाई आर, और परिधि पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमिति का मतलब हो जाएगा ये टोटल बाउंड्री का लेंथ, टोटल बाउंड्री का लेंथ, तो हमारा सॉरी, इतना बाउंड्री का लेंथ हमारा हो गया पाई आर, और ये आर और आर कितना हो जाएगा बोलो,
टोटल पेरीमीटर मेरा हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ पे हम r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 हमारा आंसर होगा, और r के जगह हम 10 लगा दें तो कहानी हमारा बस हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो 10 गुना पाई प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, देख लो भाई, ठीक है यहाँ पे, ठीक है 10 इंटू 2 प्लस पाई सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। ओके आगे बढ़ा जाए। चलो 86 के बाद हम चलते हैं 87 पे, और 87 नंबर क्वेश्चन को करते हैं खात्मा। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का कोई एक गोला है, अरे गुब्बारा मान के चलो, है ना। 6 सेंटीमीटर का तुम संतरा मान लो या अंगूर, नहीं गोली, गोली खेलते हैं हम, जो कंचा खेलते हैं, वो बड़का गोली मान लो, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास के, तो यहाँ पे ये एक क्या है, गोला है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, ठीक है, डायमीटर हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस गोला के द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, अब हम जैसे ही गुब्बारा को जब रखते हैं इस एटमॉस्फेयर में, तो वो गुब्बारा क्या करता है ना, कुछ हवा को हटा देता है ना, कुछ हवा को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, घर में घुसते हैं ना, तो देखना खिड़की एक खोल के बंद करके हल्का सा रखना, और दरवाजा को तुम आगे पीछे करोगे ना तो खिड़की भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे घर में हवा भी है, कुछ और भी है, भूत नहीं है, हवा है, ठीक है। तो क्या करता है, हम जैसे ही जैसे दरवाजों को आगे पीछे करते हैं तो उसके थ्रू हवा क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है, और वो हवा क्या करता है, जब खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो और भी खिड़की को क्या करता है, पुश करता है। तो उसी तरीके से ये जो गोला है, ये जो गोला है, ये क्या कर रहा है, हवा को विस्थापित कर रहा है। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही करेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे 4/3, पाई को पाई ही रहने दो भाई। आर क्यू का मतलब कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यू, यहाँ से 27 सेंटीमीटर क्यू, 3 से काट दो 9, 9 चौका 36 पाई, 36 पाई सेंटीमीटर क्यू को क्या कर देगा, वो हटा देगा। 36 पाई घन सेंटीमीटर को क्या कर देगा, हवा को हटा देगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे, 88 नंबर पे। 88 नंबर पे देखते हैं क्या है, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से आ जाओ, यहां पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, सेंटर है, सॉरी सर्किल है, सर्किल का रेडियस कितना है तो p है, ठीक है। और क्या बनाया जा रहा है, तो एक त्रिज्यखंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को, इस रेडियस और ये आर्क चाप के द्वारा, ये चाप हो गया और ये दोनों रेडियस हो गया, इन दोनों रेडियस और इस आर्क के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इस वृत्त में, ये हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, खंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ आर मेरा क्या है तो पी है, तो पाई पी स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन है, पाई पी स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन 89 है कि 79 है, ये 89 है। 89 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अब 89 नंबर क्वेश्चन को चलो देखते हैं। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला, ठीक है, कटोरा जानते हो, कटोरा यही है अर्धगोला। अर्धगोला का यहाँ पे मान लो रेडियस r है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, इस अर्धगोला का हाइट भी रेडियस ही होता है, याद रखना। तो यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले मान लो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, गोला का, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो अर्धगोला का क्या होगा, तो ध्यान में रखना, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा का क्षेत्रफल, इस आधे कटोरा का क्षेत्रफल आधे कटोरा का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और ऊपर से ये जो सर्किल है, ऊपर से जो ये सर्किल आ जाता है, इसका भी तो एरिया होगा ना पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, सारे पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। और 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है मेरा 462। अब करना पड़ेगा काटा कुटी, 462 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 और ऊपर जाएगा 7, 22 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 22 दूना के 44, अब बच गया 2 और 2 21 बार में खल्लास, ठीक है। और 3 देखो ये 3 सत्ते 21 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर बराबर मेरा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 90 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा होगी। भाई समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना बच्चा, ये आ जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, √3/4। और साइड तो मालूम नहीं है तो हमें साइड ए मान लेते हैं, साइड को ए मान लेते हैं, भुजा को ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये √3 से √3 कैंसिल। और यहाँ देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख दो, उतना ही रहने दो, ए स्क्वायर। अब ए बराबर कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में 81 गुना 4, और यहाँ 81 का वर्गमूल होता है 9 और 4 का होता है 2, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ए बराबर 18 सेंटीमीटर कहाँ है भाई, 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ गया प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। प्रायिकता का क्वेश्चन, 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। क्या बोल रहा है सर, 3 पासे, इन टॉसिंग ऑफ 3 डाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। टॉसिंग द 3 डाइस, 3 डाइस को हम क्या कर रहे हैं, 3 डाइस को हम लोग उछाल रहे हैं। बाबू लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं तो उसमें कितना नंबर होता है, उस पे सर 6 होता है। अच्छा, तो 6 ठो पॉसिबल आउटकम आएगा जब हम एक लूडो छक्का को उछालेंगे, तो 6 ठो पॉसिबल आउटकम आएगा। कितना आएगा, पॉसिबल आउटकम मतलब संभव परिणामों की संख्या। ध्यान दो, संभव परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे, संभव परिणामों का संख्या बराबर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बराबर होता है कि ये जो हम इवेंट कर रहे हैं तो इसमें डाइस पे, एक डाइस पे कितना पॉसिबल आउटकम होगा, 6 ठो होता है, 1 2 3 4 5 6। लूडो छक्का में वही 1 की आती है, 2 की आती है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, यही आता है, ठीक है। तो 6 आता है, लेकिन कितने यहाँ पे उछाले जा रहे हैं, 3 डाइस को, तो पावर 3 चढ़ा दो, 6 के 36, 36 छक्का 216, 216 पॉसिबल आउटकम होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कितना, तो 92 नंबर। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अरे भाई कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है, मतलब जैसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना, कि सूरज पश्चिम में उदय होगा, ये घटना होगा कभी, पॉसिबल है, नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य कभी नहीं मर सकता है, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं का जो प्रायिकता होती है ना, शून्य होती है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, असंभव है, तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता जो होती है शून्य होती है। और ऐसी कोई घटना जो होना बिल्कुल तय है,
होगा ही होगा। जैसे सूरज पूरब में उगेगा और इंसान जो होता है मरणशील होता है, मोर्टल होता है, वो मरेगा ही मरेगा। तो इस तरह के घटनाओं की हमारे पास जो प्रायिकता होगी वो एक होती है। जो घटनाएं बिल्कुल तय है होगी उसकी प्रायिकता एक होगी, और जो घटनाएं बिल्कुल नहीं है, होने वाली है, असंभव है, इस तरीका के हम घटना के प्रायिकता को शून्य बोलेंगे, शून्य आएगी उसकी प्रायिकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 93 नंबर। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, ए डाइस इज थ्रोन वंस, हम एक डाइस को फेंक दिए, हमने एक डाइस को उछाला, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम होता है? एक होता है, नहीं तो दो होता है, नहीं तो तीन होता है, नहीं तो चार, पाँच, छः, यही होता है। इसमें भी प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 2, 3, 5। बस एक मत बोलना भाई, एक नहीं होता है, ठीक है, बस ऐसे याद रखो। तो हमारे पास क्या हो गया? 2, 3, 5 ही हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या आने की मतलब क्या? प्राइम नंबर बोल सकते हैं, इवेंट का बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, 2, 3। और टोटल सैंपल स्पेस में कितना है हमारे पास? टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? तो 6 है। तो हमारे पास क्या होगा? 1/2। 1/2 हमारा इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन पे। ये फटाफट प्रायिकता से ही सवाल आ रहा है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी, बढ़िया से वेल सफल कर लो, मतलब बढ़िया से फेंट लो, ताश के गड्डी को फेंट लिए, ठीक है। इसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब रैंडमली, बस ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं? फेंट देते हैं, फेंट देने के बाद कहते हैं हाँ लीजिए काटिए, काट लेने के बाद हटा देते हैं एक पत्ता, है ना। क्या करते हैं? जब फेंट लेंगे तो बढ़िया से हम रख लेंगे एक गड्डी को, बोलेंगे निकालिए, एगो निकाल दीजिए। अब बोले तो इसके काला रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है? काला रंग की रानी, याद रखना, ब्लैक, और वो भी क्या चाहिए? क्वीन। मतलब काला रंग कौन कौन सा होता है बच्चा? तो काला रंग पता है क्या होता है? एक होता है, अब थोड़ा देख लो यहाँ पे, हम एक बात बता रहे हैं, टोटल 52 पत्ता होता है, 52 में 2 ही कलर होता है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है, ठीक है। रेड में तुम्हारा 2 चीज़ें होती है, एक स्पेड मतलब काला पान का पत्ता, काला पान होता है, और ब्लैक में एक क्लब होता है। क्लब को हम लोग नॉर्मली बस ऐसे ही जानते, चिड़ी, ठीक है। तो ये होता है, इसका पत्ता ये इस तरीका का होता है, खुरपी जैसा होता है। खुरपी जानते हो? खुरपी, खुरपी जैसा होता है, इस तरीका से काला होता है। और ये चिड़िया जैसा होगा, चिड़िया पंडुक जैसा नहीं रहता है, कोई चिड़िया ऐसे खड़ा रहता है इस तरीका से, तो इधर से देखेंगे तो इस तरीका का होगा, ठीक है, ऐसे। फिर रेड में क्या होगा? तो हमारा दिल लाल होता है, तो एक होगा हार्ट, और ईंटा भी लाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, ईंटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? हार्ट, लाल पान का, लाल पान ये हो गया जिसको हम हार्ट बोलते हैं, और डायमंड ईंटी कुछ डायमंड टाइप का ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सुन लो, 52 पत्ता में ब्लैक और ब्लैक, ब्लैक तुम्हारा होगा 26 गो और रेड तुम्हारा होगा 26 ठो, ठीक है। स्पेड तुम्हारा होता है 13 ठो और क्लब भी होगा 13 ठो। यहाँ 4 सूट हो गया, ये 4 सूट, मतलब 4 सूट का मतलब क्या है? 4 को खंड लगा दिए, 4 को ग्रुप बना दिए। हार्ट तुम्हारा 13 होगा और डायमंड भी 13 होगा। याद रखना, फेस कार्ड इसमें हर में जो होता है ना, फेस कार्ड कितना होता है? 3-3 ठो होता है। लाल पान का फेस कार्ड 3 गो होगा। कौन कौन होगा? जे, के, क्यू, मतलब एक होगा जैक या नेव्स, जैक, एक होगा तुम्हारा किंग, और एक होगा क्वीन। और यही चीज़ें इसमें भी होगा, इसमें भी 3 गो फेस कार्ड होगा, जे के क्यू, जे के क्यू, जे के क्यू, ठीक है, ये 3 ठो होगा। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा बच्चा? तो टोटल फेस कार्ड हो जाएगा मेरे पास 12 ठो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, क्योंकि ध्यान नहीं लगाओगे तो भाई सीधी सी बात है, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इसके काला रंग की रानी होने का, तो हम जानते हैं स्पेड भी काला होगा और क्लब भी काला होगा, देखो दोनों काला होगा। अब इसमें रानी,
तो रानी एक पत्ता इसमें का आ जाएगा और इसमें का एक पत्ता आ जाएगा। अब दोनों का, स्पेड का भी रानी काली ही होगी और क्लब का भी रानी काली ही होगी, दो दो रानियां काली होगी। और टोटल पत्ता कितना है मेरे पास? 52 ठो है। तो 52 ठो पत्ता में दो रानी मेरी काली हुई, तो 1/26 आंसर नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी, है ना? प्रोबेबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा? तो देख लो यहाँ पे 1/26 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इस पैटर्न को अगर ध्यान में रखते हो ना तो यहाँ से भी सवाल तुम्हें इजीली बन जाएगा। यहाँ से ही बनता है, यही सवाल का एक मतलब केंद्र है, सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 94 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्या? 95 पे। दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, ए दिक्कत नहीं लाने का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इन टॉसिंग 2 कॉइन्स विल बी, कोई भी हेड नहीं है तो 2 कॉइन जब तुम टॉस करोगे बच्चा तो क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? तो एक आ जाएगा भाई, हम क्या किए, हेड हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, नहीं तो एगो पे टेल आएगा, एगो पे हेड आएगा, नहीं तो एगो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। अब बोल क्या रहा है? नहीं भाई, नो हेड, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता चाहिए, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, हेड एक भी नहीं आना चाहिए। तो देखो ना, इसी में तो होगा ना कि मेरा एक भी हेड नहीं आएगा, तो एक भी हेड नहीं आएगा, तो एक के ठो है ऐसा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ हेड आएगा, तो ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी है? एक, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं एक भी हेड नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक तो हमारा इवेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हमारा फेवरेबल काम क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो ऐसा एक ही ठो है। और टोटल आउटकम क्या है? तो 4 है, तो 25% बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में लिखे तो, और फ्रैक्शन में लिखे तो 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ये जो भी तुम्हारा डाटा दिया गया है, ठीक है, डाटा का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा प्रेक्षण जो बार बार आए। 23 एक बार कितना बार आया जी? 2 बार आया। 23 3 बार आया। 23 कितना बार आया? 23 कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 23 3 बार। 20 कितना बार? आहा, 20 हमारा आया एक ही बार। 22 1 बार, 2 बार, 22 हमारा 2 बार। देखो बच्चा अगर नहीं आ रहा है ना तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा देर हो लेकिन क्या हो जाए ना, क्वेश्चन सही सही बन जाए। हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो थोड़ा सा लिखने में क्या करते हैं ना, थोड़ा देरी से लिखते हैं, थोड़ा देरी से समझते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा ना तो आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा। तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भाई जब क्वेश्चन नहीं बनती है ना तो दिल पे क्या गुजरता है। क्वेश्चन नहीं बनती है ना, मूड खराब हो जाता है, मन करता कॉपी किताब छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो। ऐसा हर जगह दिक्कत आने वाली होगी। एक जगह तुम छोड़ दोगे कि हाँ भाई कॉपी कलम किताब छोड़ दो, चलो दूसरा काम करते हैं, भाई वहाँ पे भी दिक्कत होगी। कहीं मजदूरी भी करने जा रहे हैं ना लोग, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये दुनिया तुम्हारे घर के अलावा तुमको सिर्फ एक वस्तु मानेगी, यूज करेगी, फेंक देगी सामान की तरह। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कुछ नहीं समझेगी। तो इस बात का ध्यान रखो, हर काम में मेहनत होता है, हर काम में दिक्कत आती है। हमें अपना जो काम मिला है अभी इस स्टूडेंट लाइफ में, गोल्डन टाइम में, इसको करना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो भाई दिक्कत की सामना होगी। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों एग्जाम्पल्स होंगे तुम्हारे इर्द गिर्द में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी नहीं पढ़े होंगे और मन लगा के नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो अभी पछता रहे होंगे। नहीं पढ़े होंगे अगर तो वो पछता रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो इसका ख्याल रखो, ठीक है? ओके। और अगर पढ़ लिख लोगे तो कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे ना तो स्मार्टली कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लोगे, ठीक है? इसका ध्यान जरूर रखो। तो देखो भाई 22 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है, ठीक है? फिर देखो 37 कितना बार आया है? 37 एक बार आया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 24 कितना बार आया? तो एक ही बार आया। 19 कितना बार आया? तो 19 एक ही बार आया। तो देख पा रहे हैं कि 23 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 23 बहुत बार आ रहा है, 23 3 बार आ रहा है। तो 23 ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 5 आंकड़ों का
जो दिया है यहाँ पे माध्य 14 है, तो x बराबर क्या होगा? माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर, माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है? तो जितना भी होता है ना सारे प्रेक्षणों का सम, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग। अब देखो टोटल सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। तो अब माध्य बराबर देखो यहाँ कितना ऑब्जर्वेशन दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको जोड़ दो, जोड़ दो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, x प्लस, देखो लिख ही देते हैं यार, नहीं तो कहोगे क्या कि पता नहीं सर क्या क्या हो रहा है। x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1, x प्लस 2, बीच में प्लस आएगा ना, जोड़ रहे हैं ना, x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, बस। और कितना है ये ऑब्जर्वेशन टोटल? 1 2 3 4 5, 5 ठो ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा जगह है इधर। 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, 5 गो x, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10 बटा 5। अब यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस 2 जो होगा माध्य हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा? माध्य हो जाएगा। x प्लस 2 कितना हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। और x प्लस 2 दिया कितना है? माध्य कितना दिया है? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 12। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 12। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। एक एक कदम हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आ गए कहाँ पे? 98 पे आ गए। 98 पे देख लो, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट मतलब कि और भी पॉइंट ऑफ दूसरा भी एग्जाम होता है, थोड़ा कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे का भी एग्जाम होता है तो बच्चा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, खैर सारा ये जितने भी एग्जाम्स है वो तो सब 10th लेवल पे ही होते हैं, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं? सिर्फ 10th लेवल। 10th लेवल को थोड़ा और डीप तरीका से पढ़ा जाए ना तो उस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अगर अभी भी तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत काम आने वाला है। खैर अभी ध्यान दो यहाँ पे, है ना, बोर्ड अब निकालने पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब सेंट्रल ट्रेंड, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज आता, मीन, मीडियन, मोड। यही 3 है, मीन, मीडियन, मोड। हमारे क्लास 10th में यही 3 है, मीन, मीडियन, मोड। यही 3 ठो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक। ये तीनों हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन इसमें पूछा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा ना ये सही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन ए मेरा जो होगा सही ऑप्शन होगा, 98 नंबर। चलो हम लोग चलते हैं 99 पे। 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन को। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? 8 तो अभाज्य संख्या लिख लो। तो 8 तो प्राइम नंबर लिखने नहीं आता है, बिल्कुल आता है सर, ऐसे कैसा नहीं आता है? 2 3 4। और सर 4 नहीं, तो क्या? देख लो यहाँ पे क्या, 2 3 5 7, तुम्हारा 9 नहीं होगा, है ना, 11 होगा, 13 होगा, 14 15 16 17 होगा, 19 होगा, है ना, 23 होगा। देखो 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो पहले ही हो गया, 19 तक में ही हो गया। अब 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालने के लिए ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड वे में है ना। माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? दिए गए प्रेक्षणों को हम
क्या करते, बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेंगे हम ऑब्जर्वेशन को, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 को हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, तो देखो कितना है ये, 8 ठो है, 8 ठो है। और हमें क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए। क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए। तो माध्यिका चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चा, जब हम अरेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल इधर से आएंगे, 8 ठो है ना, 8 ठो है ना, तो 8 का हाफ कर दो, 4 ठो इधर, 4 ठो इधर देखो और 4 ठो इधर, 4 ठो इधर हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, इस 3 को इधर करना है और 3 को इधर करना है, क्योंकि 8 है, 8 ठो है तो बीच में 2 ठो आएगा, बीच में 2 ठो आएगा। जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवन होता है उस समय हमारा मीडियन मतलब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, तो n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये होता है डिवाइडेड बाई 2, यही मेरा मीडियन होता है। n by 2 मतलब 8/2 मतलब चौथा ऑब्जर्वेशन, और हमारा क्या होगा 4/2 8/2 मतलब 4 और 1 पांचवा ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो चौथा ऑब्जर्वेशन कितना है देखो तो थोड़ा, चौथा ऑब्जर्वेशन मेरा कितना है, 1 2 3 4, चौथा ऑब्जर्वेशन मेरा 7 है और उसका जस्ट अगला पांचवा ऑब्जर्वेशन मेरा 11 है और डिवाइडेड बाई 2, 11 और 7 18, 18/2 मतलब कितना आ गया माध्यिका, 9 आ जाएगा। माध्यिका मेरा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा रहा आज का ये सेंचुरी बिल्कुल 100 नंबर क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चन को करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे समाप्त। फिर पढ़ेंगे हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे आएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का प्रश्नों का जवाब कैसे देना चाहिए, किस तरीका से जवाब दे कि मैक्सिमम क्या फुल में फुल नंबर मिले, हमें हर क्वेश्चन के लिए हमें प्राप्तांक हो, जो मार्क्स जो मिले वो पूरा का पूरा मिले, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो हमें इस एपिसोड में बने रहना है, कनेक्ट रहना है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन को। 100 नंबर क्वेश्चन, सेंचुरी निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ए भाई मॉडल क्लास कैसे चूज करते हैं, बहुलक वर्ग को कैसे चूज करते हैं। तो बहुलक वर्ग वही होगा जिसका इंटरवल वो बहुत बार आया होगा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसका सबसे ज्यादा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो देखो बारंबारता मेरा 20 है, सबसे ज्यादा है, यही मेरा होगा बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग हमारा होगा, मतलब मॉडल क्लास भी होगा। क्या होगा बच्चा, मॉडल क्लास हमारा। और मॉडल क्लास का क्या बोल रहा है, उच्च सीमा अपर लिमिट। मॉडल क्लास में ये हम क्लास इंटरवल को देख पा रहे हैं, और इस क्लास इंटरवल में हमारा जो ये आएगा ना, ये अपर लिमिट 30 आएगा, अपर लिमिट 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो हम इसी के साथ हम इसको ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे और फिर से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग दिस वीडियो। और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो बिल्कुल अभी नीड में हैं, बिहार बोर्ड के हैं और हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं उनको जरूर मतलब शेयर कीजिए, और चौक एंड डस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए। और आपके सजेशन के लिए भैया वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।